हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हम लोग जो है वो हमने चला रखी है। तो उसी में जो है हम आज एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो करने जा रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर शुरू करें, एक बार जान लेते हैं कि क्या फीचर्स हैं हमारी कोचिंग एकेडमी के। तो हमारे यहाँ पे अगर आप यूपीएससी का सीरियस चांस देना चाहते हैं तो इन सभी लोगों की गाइडेंस के नीचे जो है आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और यदि आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं इस बार का, तो डेफिनेटली हमें जो है वो चूज़ कीजिए। ठीक है, कोचिंग के लिए हमारे जो मेजर फीचर्स हैं वो सभी जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। इन सबको मैंने जो है वो एक क्लास में समझा भी दिया था आपको। नेक्स्ट जो है, आज की क्लास ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, जो कि किस पे होने वाली है, बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर होने वाली है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप सब लोग जो है वो इस चीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं कि सर, जो एलपीजी रिफॉर्म्स का टॉपिक है ये बेसिकली किस चीज़ में आएगा। ये प्रीलिम्स के लिए जो है वो प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से जो है वो फोकस करना चाहिए, या फिर इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे राइटिंग में भी इसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो पूछा जाएगा। अब पहली चीज़ जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, इससे पहले हम शुरू करें, एलपीजी रिफॉर्म्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लास्ट में है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। और ये रिफॉर्म सन 1991 में हमारे देश में लाए गए थे। और अगर हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें, तो ये एक मेजर माइलस्टोन है हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेजर माइलस्टोन है। अब यदि यूपीएससी एग्जाम की बात करें, तो मेजरली जो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जो एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स के जो नेचर ऑफ क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं, तो हम ये सिंपल सी चीज़ जान पाएंगे, उसमें क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक होते हैं, जो रिसेंटली न्यूज़ में हो। और 1991 की रिफॉर्म्स को जो है वो मोर देन 20 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं। क्लियर ऑन दिस? अब इसका जो मेजरली पूछा जाएगा वो मेंस में पूछा जाएगा। इवन आप अगर मेंस का सिलेबस भी देखते हैं, तो मेंस के सिलेबस में भी जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में लिखा गया है, और उस पे जो है वो फोकस ज़्यादा किया गया, और बार बार इसके क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यूपीएससी के द्वारा जो है वो प्रीवियसली एक ईयर में पूछा गया था मेंस में, कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो है वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो ये देखेंगे कि रिफॉर्म्स होती क्या है, ठीक है, और क्या क्या रिफॉर्म्स आई हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अगर आप रीड करते होंगे, तो रिसेंटली जो है आईएमएफ न्यूज़ में है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों न्यूज़ में है, आईएमएफ ने इंडिया को क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। अब उनके बारे में एक हल्का सा डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, ग्लोबली इंटरनेशनली भी न्यूज़ में इसको कवर किया गया है। अब मेजरली आईएमएफ ने ये बोला कि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और इसी चीज़ के बारे में आईएमएफ ने जो है वो चिंता व्यतीत की है। उन्होंने ये बोला कि ये जो है, इसका इंक्रीज होना जो है वो इंडिया के लिए एक नुकसानदायक चीज़ हो सकता है आने वाले समय में। इस वजह से इंडिया को ये चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे। इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है कि हमने कितना लोन ले रखा है प्लस अपॉन रेशियो में, और हमारे देश की जीडीपी क्या है। सिंपल शब्दों में अगर समझना हो, ये कुछ इस तरीके का है कि आप जो है मान लो 30,000 रुपये कमाते हैं हर महीने का। क्लियर ऑन दिस? आपकी अपनी सैलरी कितनी है? 30,000। और आपने जो लोन ले रखा है वो 30 लाख का ले रखा है। कितने का ले रखा है? 30 लाख का लोन ले रखा है, लेकिन आपकी जो पर मंथ की सैलरी है वो 30,000 है।
तो आप अगर ये चीज़ को सिंपल सा समझ पाएंगे तो आप सिंपली ये चीज़ जान पाते हैं कि अगर हम बात करें जो इनकम है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है हमारे लोन से। तो ऐसा कोई भी लोन जिसमें लोन की वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन उससे आने वाली जो इनकम है वो कम हो, तो वो जो है वो नुकसानदायक होता है। क्लियर ऑन दिस? तो इसी वजह से आईएमएफ ने ये बोला है कि इंडिया का जो जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये अप्रोक्सीमेटली 85% के आसपास का है। मेजरली अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह देखेंगे या फिर चीज़ें को सर्च करेंगे, 81 से 85 के बीच में फिगर्स जो है वो वेरी करती है। और आईएमएफ की फिगर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 84 पॉइंट समथिंग है। तो मैं इसको 85 लिख रहा हूँ, यानी कि 85% जो है वो क्या है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। इसी चीज़ के बारे में आईएमएफ ने जो है वो ये बोला है कि इंडिया को ये चाहिए कि अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो कम करे। अब अगर ये बात पूछी गई है और आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दी है तो मेंस में आना जो है वो इस चीज़ का स्वाभाविक है, या फिर प्रीलिम्स में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन देखिए इस न्यूज़ हेडिंग से कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली जो है वो क्या करेंगे, इस चीज़ को बोल देंगे कि रिसेंटली इट हैज़ बीन सीन दैट इंडियाज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज़ वेरी हाई विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 85%। तो इस चीज़ को कैसे जो है वो कम किया जा सकता है या फिर इस चीज़ के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये चैलेंजेस है। ठीक है, अब आपके माइंड में जो है वो एक परसेप्शन बन चुका होगा कि सर इंडिया में जो है वो ये चीज़ हो रही है। लेकिन इसी के साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखता हूँ, ठीक है, कुछ देशों की फिगर्स ही लिखूंगा, बाकी देशों की फिगर्स जो है वो नहीं लिखूंगा। पहले लिख देते हैं इंडिया, इसका देखते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है। दूसरा देखते हैं अमेरिका, और तीसरा वाला जापान। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक कुछ भी पूछना है किसी ने भी तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है 85% का, अमेरिका का चल रहा है 109% का, और जापान का 239%, या अप्रोक्सीमेटली इसको 240% भी जो है वो कुछ एरियाज में लिखा गया है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सर इंडिया का तो इन देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, तो स्टिल आईएमएफ ने जो है वो इंडिया को वार्निंग क्यों दी है? तो उसका आंसर भी आपको आईएमएफ की रिपोर्ट में मिलेगा, जो कि सिंपल सा ये कहती है कि यदि इन देशों का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये अप्रोक्सीमेटली 109 के आसपास है, 140 के आसपास है, लेकिन इन्होंने जो वो लोन लिया था उसकी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे आने वाला पैसा जो है वो इतना वाइबल है, वो इतना जो है वो उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आने वाले समय में ये सभी लोन को पे जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डेब्ट है और हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिन चीज़ों से हमें पैसा आएगा वो उस लोन को रीपे करने में हेल्प इतने नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है वो आईएमएफ ने चिंता जताई है, और इसी चीज़ के चलते जो है वो आने वाले समय में ये हो सकता है, क्योंकि अभी समय रहने से पहले ही आईएमएफ ने ये चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे दी। अब इंडिया जो है वो क्या करेगा, आप ये चीज़ को जो है मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट जो है वो कैसे, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, तो उन चीज़ों को कैसे सोचना होता है, आप ये सिंपल सी चीज़ें देखिए। अब आईएमएफ ने ये बात बोली, ये आज की न्यूज़ है। अब आने वाले महीनों में क्या होगा, सरकार जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेगी अपना, ये देखने को मिलेगा। पहली अजम्पशन है, पहली प्रिडिक्शन है ये। दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि हो सकता है किसी सेक्टर में जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की जाए सरकार के द्वारा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है कि अपना जो शेयर है, यानी कि जो सरकारी कंपनी है उसमें प्राइवेट को भी जो है वो इन्वॉल्व करना, ये किया जाएगा। प्लस जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसको मैनेज जो है वो करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है वो कुछ पेमेंट जो है वो की जाएगी। और ये भी अजम्पशन है कि आने वाले समय में हो सकता है टैक्सेस को इंक्रीज जो है वो देखने में मिले, इसको जो है टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। ये आने वाले 6 महीने में होने की संभावना जो है वो है। ठीक है, जो मैंने लिखा है ये आने वाले समय में जैसे जैसे ये द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कवर होगा तो वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, इस क्लास का जो है वो रेलेवेंस बता के कि इसमें ये चीज़ें मैंने लिखी थी और ये हो रहा है।
अमेरिका के केस में 109% है। इसका मीनिंग ये होता है कि अमेरिकन इकोनॉमी में जितना पैसा उनके पास आ रहा है और जितना उन्होंने लोन ले रखा है वो अच्छा खासा है, और वो उस पैसे से जो है वो इजीली वो लोन रीपे कर सकते हैं। सिमिलरली जापान के केस में आप कोई भी बिजनेसमैन को देखिए, मेजरली लोन किसी भी चीज से लिया गया जो है वो नुकसानदायक नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आप कोई भी बिजनेसमैन को जानते हैं तो उसके सिर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई लोन जरूर होगा। मेजरली बिजनेसमैन ये करते हैं कि जैसे मान लो कोई लोन ले लिया, उस चीज को उसी समय जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। अब जो वो इन्वेस्ट किया वो रीपे करता रहता है पैसा, और उसको जो है ये क्या करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं आगे आगे, और लोन जो है वो धीरे धीरे पे होता रहता है। इसी वजह से मेजर बिजनेसमैन के ऊपर लोन जो है वो लगातार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में आज की डिस्कशन थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ की है। ठीक है, तो होप सो आप इस न्यूज़ को जो है वो कवर कर रहे होंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस चीज़ का आंसर जो है वो करूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ लोग जो है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में प्लेटफॉर्म में जो है वो अपने आप को रजिस्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, और कल वाले डाउट सेशन में भी कुछ लोगों ने, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि आप लोग बार कोड जो है वो स्कैन करके हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें भी कई स्टूडेंट्स ने जो है हमें अप्रोच करने की, क्वेश्चन पूछने की कोशिश जो है वो की है, और डेफिनेटली हम लोगों ने उनके आंसर किए हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो है 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं इनको शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो कब इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो इम्प्लीमेंट किए गए थे 1991 में। क्लियर ऑन दिस। और ये इंडियन इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट किए गए थे लिबरलाइज करने के लिए, दोबारा से इकोनॉमी का रिवाइवल हो पाए। और मेजरली जो ये रिफॉर्म्स हैं किसकी सरकार के समय में हुए थे, नरसिम्हा राव की सरकार के समय किए गए थे। और उस समय कौन मेजरली एडवाइस कर रहा था इनको, कौन मेजरली एडवाइस कर रहा था, प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो उनकी एडवाइस के नीचे जो है वो ये चीज़ें जो है वो चल रही थी। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेजरली ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको इंक्रीज करना है हमने इंडियन इकोनॉमी के केस में, और ग्रोथ जो है वो अचीव करनी है। इन दो चीज़ों को जो है हमने अचीव करना है। तो ये जो है ये मेजरली उसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में किए गए। पहली चीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, यदि मेंस में आ जाता तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन जो है वो देख लीजिए क्या होगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन ऑफ और downsizing the government to address ineffectiveness and bureaucratic challenges aim to tackle the market failures। मार्केट फेलियर जो है वो ना हो जाए, तो इसी वजह से इकोनॉमी को डीरेगुलेट करना, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो और उसके चलते जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो पाए। तो इसी प्रोसेस का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। क्लियर ऑन दिस। अब कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से 1991 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए। ठीक है, उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर जो है वो ये था कि इन्फ्लेशन उस समय में जो है वो आ गई थी। 6 से 16.7% की इन्फ्लेशन जो है वो ये बहुत ज़्यादा होती है। जिस समय मैं इन्फ्लेशन का टॉपिक करवा रहा था तो मैंने उस समय आप लोगों को बताया था कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 ± 2 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा सही मानी जाती है। लेकिन इस केस में इन्फ्लेशन जो है वो 6 से भी पार जो है वो निकल गई, तो ये इस वजह से जो है वो कंट्री में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि फिजिकल डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो गया था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि हमारा जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा था। किससे, हमारे जो टैक्स कलेक्शन होती है, तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टैक्स कलेक्शन कम है, तो इसके चीज़ के चलते जो है वो डेफिसिट आएगा। और उस समय ये जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो गया था। और इसी चीज़ के चलते अब अगर मान लो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो गया तो गवर्नमेंट ने जो है वो ज़्यादा लोन लिया था। अब ज़्यादा लोन लेने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। और उसी चीज़ के चलते अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुए थे तो उस चीज़ के चलते इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई थी। तो एक्चुअल में चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड थी, जिन्होंने जो है वो आगे जाके इसको मुश्किल किया। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो हो नहीं रही थी,
और इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में है, यानी कि डबल साइडेड जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट होने लग रही है। क्लियर ऑन दिस? हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो जा चुके थे। प्लस एक प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा हो रही थी कि हमारा जो फॉरेन से हमने लोन ले रखा था और कोई हमें फॉरेन से लोन नहीं दे रहा था। जो भी व्यक्ति जो है वो लोन दे रहा था वो ये बोल रहा था कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल चल रहा है। फिगर याद रखनी नहीं है इतनी ज़रूरी। 17,000 करोड़ जो है वो अप्रोक्सीमेटली फिगर है जो उस समय के लिए हो रही थी। यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को? ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारी इकोनॉमी में, उनको भी देखते हैं। एक जो है वहां पे उस समय जो है इराक वॉर जो है वो हो रही थी। इराक वॉर के चलते जो है किसके प्राइस इंक्रीज हो गए थे? क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज करने के बाद जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उसके चलते जो है इन्फ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि कॉस्ट जो है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि उस चीज को मंगवाने की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसके चलते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लाने पड़े। प्लस ये था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था, कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर, ये इतना सक्षम नहीं था कि वो उन चीज़ों को मैनेज कर पाए। हमारी इकोनॉमी में पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा था। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर जो है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी। पब्लिक सेक्टर जो है उसमें मेजरली प्रॉब्लम ये देख रही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो इतना अच्छा काम कर पाए कि गवर्नमेंट को जो है वो रीपे कर पाए उन चीज़ों को। तो ये एक प्रॉब्लम थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे बिल्कुल ही डिप्लीट हो गए थे। हमारे पास लगभग सिर्फ 14 डेज का इम्पोर्ट सिर्फ 14 डेज का इम्पोर्ट मंगवाने जितने पैसे जो है वो बचे थे 1990-91 में। तो अभी तक हमने कितनी जो है वो रीजंस को देख लिया, अप्रोक्सीमेटली 6 रीजन को जो है हमने अब तक देख लिया। और यही 6 रीजन थे कि जिसकी वजह से रिफॉर्म जो है वो लानी पड़नी थी। ठीक है। अब रीजन तो मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि उस रीजन को कैसे जो है वो काउंटर किया जा सकता है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, यहां से चीजें शुरू करो। यहाँ पे लिखा है एलपीजी रिफॉर्म लाने का मेजर जो कारण था वो ये था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। अब एक चीज देखिए, अगर हर चीज जो है वो सरकार करेगी तो एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। किससे? रेवेन्यू से। ऑलवेज। अब अगर इसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल सा ये होता कि अगर सरकार बोले कि हम लिबरलाइजेशन करने जा रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को बोलेंगे कि ये काम करो। अब उस चीज के चलते क्या होगा, गवर्नमेंट के जो करने वाले काम है वो कम हो जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट के करने वाले काम कम हो जाएंगे तो इस चीज के चलते एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा सरकार ने लगाना है वो भी कम हो जाएगा। और इस चीज के चलते जो है ये हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई उसके करते, अब उसके चलते क्या होगा, अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया तो नेशन जो है वो जो लोन उठा रहा था उस एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, जो उस समय हुआ करता था जब हर चीज जो है वो पब्लिकली जो है वो सरकार के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता था, तो सरकार का जो लेने वाला लोन है उसमें भी गिरावट दिखेगी। ठीक है। अब अगर उसमें गिरावट आई तो उस चीज के चलते क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है तो लोग जो है वो पैसा लोन पे लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और अगर यही इन्वेस्टमेंट जो है ये पूरी इकोनॉमी में हो रही है तो उस चीज के चलते क्या होगा, अगर पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इस चीज के चलते एम्प्लॉयमेंट आएगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट आएगी तो इस चीज के चलते क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये समझ आया आपको? और प्लस इन्वेस्टमेंट होगी तो उस चीज के चलते जो है हम क्या चीज ज्यादा करनी शुरू कर देंगे, अपने देश से फॉरेन के देशों में चीजें जो है वो भेजनी ज्यादा शुरू कर देंगे। इस चीज के चलते हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो हमारा अनफेवरेबल था ये फेवरेबल में आना शुरू हो जाएगा। अभी तक आपको ये समझ आया कि ऐसे ऐसे चीजों को जो है वो कनेक्ट करते जाना है आपको, फिर ही जो है वो मेंस में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने बताया था पिछला आपको, तो वो जो है वो लिबरलाइजेशन में आता है, यानी कि सेक्टर्स को आज़ाद कर दो। अब लेकिन अगर पीएसयू की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, पीएसयू की परफॉर्मेंस में दिक्कत ये आ रही थी कि लोग जो है वो सरकारी नौकरी में शामिल किया अपने आप को, सरकारी अफसर बन गए और उसके बाद वहां जाके इतना काम जो है वो नहीं कर रहे। अब ये चीज़ जो है वो हर सेक्टर में हमें महसूस करने को मिल रही थी।
और इस चीज के चलते ये हुआ था कि लोग जो है वो जैसे एक बार जॉब ले ली तो उनमें जो वो एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती थी, और इस चीज के चलते वो एफर्ट्स लगाने अपनी जॉब के लिए कम कर देते थे। अब अगर एफर्ट्स कम करते थे अपनी जॉब के लिए तो इस चीज के चलते क्या होता था कि वो जो सेक्टर है वो नीचे जाना शुरू हो जाता था, उसमें डिक्लाइन देखना शुरू कर देते थे। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सोचिए कि आप उस देश के पीएम हैं, आप कुछ भी हैं। अब आपने इस चीज का सोल्यूशन निकालना, आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? आपके लिए पास सिंपल सा सोल्यूशन यही होगा कि सर मैं ये करता हूँ कि जो ये सेक्टर है इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। कि जैसे मान लो LIC है, कोई भी चीज़ है, उसको मैं है प्राइवेट सेक्टर को बोलता हूँ कि आप आओ मेरे पास, मुझे इतने पैसे दो, और ये सेक्टर जो है वो प्राइवेट हो गया आज से। तो इसी के चलते जो है जो रिफॉर्म लाई गई थी उसको प्राइवेटाइजेशन का नाम जो है वो दे दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन का नाम दे दिया गया था। और तीसरी चीज़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमारे पास तभी आएगा अगर हमारे पास जो है वो अच्छी खासी ट्रांजैक्शन है। अगर हम फॉरेन के देशों में चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं तो उस चीज़ के चलते हम इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है वो क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन की गई थी। ग्लोबलाइजेशन सिंपली क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है हमारे देश की चीज़ें जो है वो फॉरेन में जा सकती हैं और फॉरेन की चीज़ें हमारे देश में आएंगी। हमारी जो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग जो है वो ये होता है कि हम कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसी क्लोज इकोनॉमी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करनी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नेशन जो है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करवानी होंगी। अब इस चीज़ के चलते जो है ग्लोबलाइजेशन जैसा स्टेप हमारी इंडियन इकोनॉमी में किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। और अगर ये फैक्टर्स आपके सामने, आप इस तरीके से सोचिए, आप उस समय इकोनॉमिस्ट हैं, कोई PSU ओन कर रहे हैं, या फिर मान लो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, तो उस समय आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे? वो सीधे सीधे सोल्यूशन जो है वो इन्हीं 3 रास्तों की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और लास्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। इसका मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशन कर रही है चीज़ों को और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उसको जो है वो आज़ाद करना, और उसमें जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी बोलना कि आप लोग भी जो है वो पार्टिसिपेशन करो, ताकि वेरियस सेक्टर जो है वो ग्रो हो पाए। तो ये जो है ये लिबरलाइजेशन में किया गया। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, यदि आप बोलेंगे कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, तो मेजरली ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि कंपटीशन को प्रमोट करना, इनोवेशन लाना, इफेक्टिवली हमारी इकोनॉमी को चलाना। क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी में कंपटीशन होगा तो उस चीज़ की इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, अगर मान लो आपकी एक ही क्लास है, क्लास में एक ही स्टूडेंट है, उसका कंपटीशन किसके साथ है? किसी के साथ नहीं। कम चांस है कि वो ग्रो कर पाए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन अगर आपकी क्लास में लगभग 70 से 80 बच्चे हैं और रोज जो है जो बच्चे आंसर लिखते हैं एक से एक, रोज जो है वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है? उन 70-80 लोगों के साथ है। तो इस चीज़ के चलते जो है कंपटीशन अच्छा होगा और उस चीज़ के चलते मेजरली पब्लिक को बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ये लिबरलाइजेशन का बेसिक सा मकसद था और इसमें ऐसा किया गया। प्राइवेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग ये है कि ओनरशिप को जो है वो स्टेट ओन से शिफ्ट करके प्राइवेटली ओन में भेजना। यानी मान लो कोई सरकारी कंपनी है, उसको जो है अगर मैं बोलूं कि अब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा या ओन करेगा, तो इसको जो है वो किसका नाम दिया गया? प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया गया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था गवर्नमेंट का जो रोल है बिजनेस में उसको कम करना, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अदर चीज़ों में अपना जो है वो इन्वॉल्वमेंट अच्छा कर पाए और सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो। अगर काम करने वाली 10 चीज़ें हैं और एक केस में एक चीज़ है एक दिन में काम करने वाली, तो एक दिन में एक काम करने वाली चीज़ पे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो रेदर देन 10 चीज़ें। तो ये रीज़न था लिबरलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, तो अभी आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, जिसमें बेसिकली मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर लिख के भेजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ग्लोबलाइजेशन ये होती है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इसको ओपन करना इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। और इसका जो मेजर सा मकसद बोला जाता था उस समय, ठीक है,
तो वो जो है वो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट कर पाना, ताकि हमारे जो नेशन के लोग हैं उनको भी इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज मिल पाए और वो फायदा उसका उठा पाए। तो ये एक रीजन था। अभी रिसेंटली ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और चीज न्यूज में रहती है, जो अभी हाल फिलहाल में ही कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जिसको बोलते हैं ग्लोकलाइजेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अभी इसके साथ ही मैं आपको ये ग्लोबलाइजेशन क्या होती है ये भी समझा देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली दो शब्दों से बना है, जिसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ठीक है, ये जो टर्म यूज की जाती है ये इस सेंस में यूज की जाएगी, डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली बट इज ऑल्सो एडजस्ट टू अक्यूमुलेट द यूजर और कंज्यूमर इन द लोकल मार्केट। कोई भी ऐसी चीज जो जो है ग्लोबली उस चीज का व्यापार किया जाता है, लेकिन उस चीज ने जो है वो लोकल एडजस्टमेंट जो है वो सीख ली है। यानी कि लोकल, मान लो कोई इंसान उस चीज को प्रोड्यूस करता है, कोई बिग फर्म है, बिग फर्म ने उस लोकल इंसान से वो चीजें खरीदनी शुरू कर दी और पूरे देशों में डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। अब वो चीजें जो है उनकी मात्रा डिस्ट्रीब्यूट की इंक्रीज हो रही है। अब इससे जो लेने वाली मात्रा है ये भी इंक्रीज हो रही है। एज अ बिजनेसमैन सामने वाला भी ग्रो कर रहा है, और जो वो लोकल प्लेयर है, ठीक है, वो जो लोकल प्लेयर है क्योंकि उसको कंसीडर किया जा रहा है, उससे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, तो वो भी ग्रो करेगा और इस तरीके से सबका ही बेनिफिट है। तो इसी चीज को सोचते हुए ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया। कॉमन एग्जांपल आप जो है वो देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन के चलते जो है वो क्या क्या चीजें की गई थी। पहली चीज जो लिबरलाइजेशन के चलते की गई थी तो वो क्या थी? पहली चीज जो की गई थी वो ये था कि इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया। पहले जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको सरकार ने निर्धारित करती थी, लेकिन अभी जो है उसको डीरेगुलेट कर दिया कि जो मर्जी रखो। अब आप बोलोगे कि सर CRR SLR के चलते भी तो किया जा सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में किया जाता है। डायरेक्ट फॉर्म में ये होता है कि जैसे सरकार ही बोल रही है कि इतने प्रतिशत रेट रखो, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना। तो ये सब किया गया। कमर्शियल बैंक अब कुछ हद तक आजाद हो गए थे। अब अगर कमर्शियल बैंक आजाद हो गए थे तो उस चीज के चलते उनको प्रॉफिट कमाना था, और उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। और इस चीज के चलते मनी का फ्लो जो है वो इकोनॉमी में अच्छा हो गया और दोबारा इकोनॉमी जो है वो रेस पे आ गई। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट की डीरेगुलेशन से जो है वो कैसे चीजें हुई। सेकंड ये हुई थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट हो गई थी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन। ठीक है, और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के ऊपर जो पहले लाइसेंस राज था कि उनको एन नंबर ऑफ चीज़ों के लाइसेंस जो है वो लेने पड़ते थे, अब उन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। प्रोडक्शन जो है वो पहले इवन ये भी होता था कि आप मान लो कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हो, पहले केस में क्या होगा, आपको परमिशन लेनी होगी सरकारी दफ्तर में जाके, वो मिल गई, फिर आपको ये परमिशन लेनी होगी कि मैं कितना उगा सकता हूँ। प्रोडक्शन भी सरकार निर्धारित करेगी, इतनी प्रोडक्शन करोगे। कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो उसको भी सरकार निर्धारित करेगी। वो चीज़ कितने की होगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो वो भी सरकार के द्वारा। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है ना तो कोई फॉरेन से हमारी मार्केट में आएगा, ठीक है, और ना ही हम जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अब अगर मान लो हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन कर देते, यानी कि फॉरेन मार्केट्स इंडिया में आ सकती है, इंडिया की मार्केट फॉरेन जा सकती है, और ये चीज़ ना करते तो फिर भी लॉस था। क्योंकि मान लो फॉरेन की मार्केट इंडिया में क्यों ही आती है अगर इतनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें ग्लोबलाइजेशन LPG जो है वो आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जितना मर्जी प्रोड्यूस करो। फ्रीडम ये हो गई कि आप कुछ भी चीज़ जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हो, जिसमें बेसिकली कैपिटल गुड्स को लोग इम्पोर्ट करने लग गए, उन चीज़ों को जिसके द्वारा जो है वो सामान बनाया जाता है। जैसे कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, ये शर्ट बनाने वाली जो मशीन होगी उसको जो है वो कैपिटल गुड में रखा जाता है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उनको ख़त्म किया गया। ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 का था। ठीक है, अब उसको कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले जो है वो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस है, MRTP एक्ट जो है वो होता था, लेकिन अब जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया। ताकि मोनोपोलिस्टिक का मीनिंग ये होता है व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पहले वो हुआ करता था, सिर्फ सरकार इज द ओनली सेलर एंड देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लेकिन अब जो है क्योंकि कंपटीशन कमीशन जो है वो आ गया, तो इस चीज के चलते जो है वो
उस चीज़ को फ्री कर दिया गया और ये बोला गया कि कोई भी सेक्टर जो है वो आके उस चीज़ को बेच या खरीद सकता है। तो ये चीज़ जो है वो की गई। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो पीएसयूज को सेल करना शुरू कर दिया ताकि जो है वो प्राइवेट सेक्टर उसमें आ पाए। ठीक है। तो ये किया गया। पब्लिक सेक्टर की जो रिडक्शन की गई, पहले सिर्फ 17 सेक्टर्स को, जैसे मान लो पहले हर चीज़ जो है वो पब्लिकली ओन्ड होती थी, सरकारी कंपनी थी, पहले उन सेक्टर्स को कम करके 17 पे लाया गया कि अगर ये 17 कंपनीज ही हैं जो सरकारी होंगी, बाकी सारी की सारी जो है वो प्राइवेट है। उसको फिर और कम करके सेकंड 2 पे ले आए थे। ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है वो की गई हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर को कम किया गया। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग इसमें कैसे करेंगे? कस्टम ड्यूटी कम कर दो, टैरिफ रेट की रिडक्शन कर दो, ट्रेड पॉलिसी जो है वो ओपन की रखो, कोई भी देश हमारे देश में आ सकता है, करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी रखो, इजीली कोई भी फॉरेन करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो सकती है और इंडियन रुपीज फॉरेन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके ऊपर भी आप सब लोगों को याद होगा, हमने डिबेट की थी कि एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इंडिया में ये फुल है। एक होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इंडिया में ये जो है ये पार्शियल है। इसी के लिए सरकार ने एक कमेटी भी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था तारापुर कमेटी। ठीक है। तो उसके बारे में भी आप जो है वो चीज़ों को याद रखिए, बार बार ऐसे रिवाइज करते रहिए जब बार बार चीज़ें आती हैं। इक्विटी लिमिट को जो है वो इंक्रीज किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% से लगभग 100% के आसपास होने लग गई। प्लस ये भी है कि सरकार ने SEZ जो है वो मैनेज करने या इंक्रीज करने शुरू कर दिए थे। SEZ क्या होता है? SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई भी ऐसा जोन जहाँ पे इजीली जो है आपको पॉलिसीज वगैरह अच्छी मिलती हैं, आपके फेवर में होती हैं और सरकार जो है वो अदर बेनिफिट भी देती है अगर आप उस एरिया में इन्वेस्ट करते हो। तो उस एरिया को जो है वो SEZ के नाम से बोला जाता है। ठीक है। इंडिया में कुछ एरियाज जो है वो निर्धारित किए गए और उनको ये बोला गया कि ये SEZ के एरियाज हैं और उन एरियाज में जो है वो कोई भी व्यक्ति आके इन्वेस्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो अभी उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर जो है वो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उस चीज़ का आंसर करने की। यदि आपको जो है कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप इनको स्कैन करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चीज़ों को रिवाइज कीजिए बार बार। थैंक यू।